हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला सेमेस्टर्स वाला। हम लोग एक सीरीज जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए है। इसमें हम लोगों का एक सब्जेक्ट होता है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसका एक यूनिट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अभी पिछले लेक्चरों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कवर किया कि फ्लूइड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, मैकेनिक्स क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने बात की कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की, जैसे डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात की, दैट इज विस्कोसिटी। फिर हमने बात किया न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेशर की। प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज फ्लूइड मैकेनिक्स इज कंसर्न, और ये गवर्न होता है पास्कल्स लॉ के थ्रू। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रेशर और पास्कल्स लॉ को समझेंगे, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज प्रेशर, बेसिकली यूनिट्स ऑफ प्रेशर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, पास्कल्स लॉ। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जैक्टली प्रेशर क्या होता है। देखिए, जब कोई भी फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है, रुका हुआ होता है, तो उसमें कोई भी शेयर स्ट्रेसेस नहीं लगती हैं, मतलब टाउ नहीं लगता है। अगर टाउ लगेगा तो फ्लूइड मोशन में आ जाएगा। स्टैटिक कंडीशन में होने का मतलब ही है कि उसमें कोई भी शेयर स्ट्रेसेस नहीं है, केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही होती हैं। अब अगर सॉलिड के केस में देखिए तो नॉर्मल स्ट्रेसेस टेंसाइल नेचर की भी हो सकती हैं और कंप्रेसिव नेचर की भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं ये हमेशा कंप्रेसिव नेचर की होती हैं। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं जो कि कंप्रेसिव नेचर की होती हैं, इसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। करेक्ट। तो ये हम लोगों ने बात किया। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें नॉर्मल कंडीशन में, तो P इज इक्वल टू होता है नॉर्मल फोर्स F नॉर्मल टू द एरिया। और ये हमेशा क्या होगा, राइट, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होगा, राइट। अब इसमें जब हम लोगों ने बात किया तो देखो, एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर आपने पढ़ा होगा, ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़ा होगा, उसमें एक डायग्राम बनाते हैं मोहर सर्कल। तो जो मोहर सर्कल बनाते हैं वो बेसिकली हम लोग बनाते हैं सिग्मा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस टाउ के बीच में। जब हम लोग फ्लूइड स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो टाउ का वैल्यू तो जीरो है, लेकिन सिग्मा है, और वो भी कंप्रेसिव नेचर का है। कंप्रेसिव नेचर को जर्नली, ये जरूरी नहीं है बट जनरली उसको हम लोग निगेटिव से कम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा मोहर सर्किल आता है वो जस्ट एक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि टाउ का वैल्यू जीरो है तो रेडियस जीरो हो जाती है। जीरो रेडियस सर्कल विद जीरो रेडियस जो होती है उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। ये वैल्यू प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। किसी किसी बुक में हो सकता है इस साइड बना हो, क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कंप्रेशन को ही निगेटिव लेना है या टेंसाइल को ही पॉजिटिव लेना है। ज्यादातर बुक टेंसाइल को नेचर को पॉजिटिव लेती हैं और कंप्रेसिव नेचर को निगेटिव लेती हैं, इसलिए हम लोगों ने निगेटिव डायरेक्शन में लिया है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा ये हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर की। तो सबसे पहला जो प्रेशर आता है वो आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो जितनी भी बॉडीज हैं इंक्लूडिंग अस, तो एटमॉस्फेरिक एयर इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन अस। एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन क्या ड्रॉ कर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? PATM, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है। अब मान लीजिए हमारा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से ऊपर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है। मान लीजिए इस जगह पे हमारा पॉइंट है, ये हमारा प्रेशर है। तो जब हम इस प्रेशर को मेजर करते हैं तो ज्यादातर हम लोग गेज प्रेशर यूज करते हैं। गेज प्रेशर क्या होता है, आपने
नॉर्मल लैंग्वेजेस में देखा होगा, जब भी आप साइकिल में हवा डलाने जाते हैं या टायर में मतलब बाइक में हवा डलाने जाते हैं, तो वो बोलता है भैया जरा गेज लेना, गेज दो, इधर हवा नापना है, उसको बोलते हैं प्रेशर गेज। अब उसकी खास बात क्या होती है कि जब वो टायर में कनेक्ट नहीं होता, मतलब जो एटमॉस्फेयर पे रखा होता है तो उसकी वैल्यू 0 दिखा रहा होता है, यानी उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ट्रीटेड एज ए 0। तो उसका रेफरेंस क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो प्रेशर मेजर करता है, जो भी प्रेशर आप मेजर करते हो प्रेशर गेज के थ्रू, वो बेसिकली गेज प्रेशर दिखाता है और वो विद रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर से ऊपर ये जितना प्रेशर मेजर कर रहा है, ये वाला जो प्रेशर है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं पी गेज, राइट, ये गेज प्रेशर है। समझ में आ रहा है, राइट। तो एक पर्टिकुलर स्टेट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के प्रेशर मेजर किया जाता है उसको हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं। अब इसी पॉइंट का प्रेशर अगर हम एब्सोल्यूट 0 प्रेशर से मेजर करिए, P इक्वल टू 0 का लाइन है, ये P इक्वल टू 0 का लाइन है, P इक्वल टू P एटमॉस्फेयर का लाइन है। अगर हम सेम पॉइंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइक P प्रेशर से या P इक्वल टू 0 से मेजर करते हैं तो इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं P एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? P एब्सोल्यूट। तो यहां से आपको एक रिलेशन बन के आता है कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गया? P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू हो गया PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, राइट। तो जब भी गेज प्रेशर आपको दिया हुआ हो और आपको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ता है। ये वो वाला केस है जब हमारा एक्चुअल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी केस में एटमॉस्फेरिक जो एक्चुअल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मतलब एक्चुअल प्रेशर मान लीजिए यहां पे कहीं पे है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। अच्छा, ऐसे ही एक ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाता है वैक्यूम और इवैक्यूएटेड में। उनको लगता है वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहां पे कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं है। वैक्यूम का मतलब होता है प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे मटेरियल एग्जिस्ट करता है। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है जहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्रेशर 0 होता है, जो कि अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो अब इस पॉइंट का प्रेशर हम लोग अगर एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में देखते हैं तो इसको हम लोग निगेटिव गेज प्रेशर बोलते हैं या फिर पी वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी वैक्यूम, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। और इसी पॉइंट का प्रेशर अगर हम लोग P इक्वल टू 0 से मेजर करते हैं तो इसको अभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मतलब किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अगर P इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट 0 प्रेशर से आप मेजर कर रहे हो तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से बोल रहे हो तो उसे गेज प्रेशर बोलेंगे। अगर वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो गेज प्रेशर बोलेंगे और या पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो निगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। तो इस केस में अगर आप देखो तो P एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? P एब्सोल्यूट, यहाँ पे P एब्सोल्यूट होना चाहिए, P एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो P एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? P एब्सोल्यूट की वैल्यू हो जाए PATM माइनस P वैक्यूम, PATM माइनस P वैक्यूम। तो ये बेसिकली रिलेशन यहाँ पे होता है। तो कई बार जो भी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, राइट, गेज प्रेशर में या नेगेटिव गेज प्रेशर में या वैक्यूम प्रेशर में दी होती हैं और हमको एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इन फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारे जो डेफिनेशंस हैं, ये सारे डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनवायरनमेंट मास ऑन अस, और ये मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से। क्या वर्किंग है ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या है? प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में अगर करते हैं तो उसको गेज प्रेशर कहते हैं। अच्छा, अब मतलब गेज प्रेशर जब मेजर करते हैं तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लिया जाता है, मतलब 0 माना जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर के केस में एक्चुअल जो P इक्वल टू 0 उसको रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है।
फिर एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता है, प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द जीरो प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर जो होता है, जिसको नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं, इट इज द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। नाउ अब आगे आ जाते हैं, पास्कल्स लॉ पे आ जाते हैं। पास्कल्स लॉ पे बोले तो पास्कल्स लॉ पहले जब बनाया गया था तो ये बेसिकली बनाया गया था स्टैटिक फ्लूइड के लिए, मतलब फ्लूइड इन रेस्ट के लिए, और बोला गया कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट, राइट, एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में इसका वैल्यू सेम होता है। इसको प्रूव करने के लिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, राइट, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर इस पॉइंट पे मैं छेद करूं, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, इस पॉइंट पे छेद करता हूं और सेम हाइट पे यहां पे भी छेद करता हूं, तो आप देखोगे दोनों से सेम अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा, सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज निकलेगा, सेम स्पीड से निकलेगा, राइट, अगर एरिया सेम रखा है तो सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो एक पर्टिकुलर लेवल पे देखा जाए तो प्रेशर सेम है, क्योंकि जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्लियर है। और ये हमेशा नॉर्मल टू द प्लेट लगेगा, हमेशा नॉर्मल टू द प्लेट लगेगा। अच्छा, इसमें बस एक चीज और आपको समझने वाली है कि जब बाद में देखा गया कि अगर आइडियल फ्लूइड आपके पास है और फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई वर्जन पे लाया गया। मॉडिफाई वर्जन पे क्या लाया गया कि अगर किसी जगह पे शेयर स्ट्रेस जीरो है, ध्यान समझिएगा, अगर शेयर स्ट्रेस जीरो है किसी भी पॉइंट पे तो वहां पे नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है हर डायरेक्शन पे सेम होती हैं, मतलब प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में सेम लगता है, ये इसका कहने का मतलब है। तो अब इसमें तो डिफरेंट केस आ जाते हैं, राइट। वो केस बताने से पहले मैं इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये यहाँ पे, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये एक पॉइंट है, फ्लूइड है, राइट, मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्री सरफेस हो गया फ्लूइड का, राइट, और यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। अब यहाँ पे आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान समझिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इधर भी जितना प्रेशर लगेगा उतना ही इधर प्रेशर लगेगा, 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 उतना ही इधर प्रेशर। अब एग्जैक्टली प्लेट में कैसे लगेगा वो डिपेंड करता है प्लेट का ओरिएंटेशन क्या है। देखिए, प्रेशर तो हर डायरेक्शन में, अगर आपने प्लेट ऐसे रख दिया तो ये नॉर्मल टू द प्लेट लग जाएगा। यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, आपने प्लेट ऐसे लग दिया तो नॉर्मल टू द प्लेट लग जाएगा। आपने प्लेट को ऐसे रख दिया तो भी नॉर्मल टू द प्लेट ही लगेगा, इक्वल अमाउंट। आपने प्लेट को ऐसे रख दिया तो भी नॉर्मल टू द प्लेट लगेगा, ऊपर लगने लगेगा। तो इसकी कोई डायरेक्शन, लाइक इसका कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये आप समझिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको लग रहा होगा कि प्रेशर तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर बताना पड़ेगा ना किस डायरेक्शन में लग रहा है। फ्लूइड के केस में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस आप ये बताओ ओरिएंटेशन कैसा। अगर प्लेट ऐसे रखी है तो ये ऐसे लगेगा, अगर प्लेट ऐसे रखी है तो ऐसे लगेगा, अगर प्लेट ऐसे रखी है तो ऐसे लगेगा, अगर प्लेट ऐसे रखी है तो ऐसे लगेगा, अगर प्लेट नीचे रखी है तो ऐसे लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, राइट। तो ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा नॉर्मल टू द प्लेट लगेगी, हर डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपकी प्लेट में कैसे लगेगा ये डिपेंड करेगा कि आपके प्लेट का ओरिएंटेशन क्या है, राइट। तो इसमें कुछ केसेस बनते हैं, राइट, वो केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे केस नंबर 1 मैं ले रहा हूं, राइट, केस नंबर 1 मैं ले रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास में है आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एट रेस्ट, आइडियल फ्लूइड एट रेस्ट। अब आइडियल फ्लूइड के केस में, राइट, आइडियल फ्लूइड के म्यू का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है तो कोई विस्कोसिटी तो होगी नहीं। आइडियल फ्लूइड का मतलब ही होता है नो विस्कोसिटी, म्यू 0 हो गया। और टाउ भी ये क्या कहते हैं, रेस्ट में है, मतलब du बाई dy भी 0 होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी ही नहीं है तो du बाई dy भी क्या होगा? 0 होगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू du बाई dy। अब यहाँ पे देखिए कि म्यू भी 0 है, du बाई dy भी 0, तो टाउ 0 आ गया। अब अगर टाउ 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि पास्कल्स लॉ इज वैलिड,
पास्कल्स लॉ इज वैलिड। यहां पे पास्कल्स लॉ क्या है, वैलिड है, राइट। अब पीछे वाले केस में आप डिफिनेशन देखिए कि जहां पे भी शेयर स्ट्रेस जीरो होगा तो वहां पे प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ हर उस जगह एप्लीकेबल होगा जहां पे टाउ जीरो होगा। अब देखिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये मूविंग केस में सही नहीं हो सकता है, राइट, रेस्ट के कंडीशन में ही होता, पर ऐसा नहीं है। मैं केस 2 लेके देखो, मैं आपको बताता हूं। केस 2 अगर मैं लेता हूं और यहां पे क्या हो जाता है कि आइडियल फ्लूइड ही है, अभी भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड ही है, लेकिन मूविंग में है। आइडियल फ्लूइड एट मोशन। तो इस केस में म्यू का वैल्यू तो जीरो ही है क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, लेकिन du बाई डी वाई अब जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तो मोशन में आ गया है, फ्लूइड। लेकिन टाउ अभी भी जीरो, क्योंकि टाउ तो भैया म्यू du बाई डी वाई है ना, म्यू du बाई डी वाई। अब दोनों जीरो हो या एक जीरो हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? म्यू जीरो है तो टोटल टाउ की वैल्यू जीरो हो गई, तो टाउ की वैल्यू जीरो हो गई। मतलब यहां पे भी आप देखेंगे तो पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ इज वैलिड। चलो अब हम लोग ले लेते हैं तीसरा केस ले लेते हैं, राइट। तीसरा केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में ले लेते हैं रियल फ्लूइड एट रेस्ट। रियल फ्लूइड एट रेस्ट। अब रियल फ्लूइड एट रेस्ट हो रहा है, तो रियल फ्लूइड है मतलब म्यू का वैल्यू तो जीरो नहीं होगा रियल फ्लूइड में, राइट। लेकिन du बाई डी वाई अभी भी जीरो है। du बाई डी वाई क्यों जीरो? क्योंकि फ्लूइड ही रेस्ट पे है, तो टाउ अभी भी फिर से जीरो आ जाएगा, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू du बाई डी वाई। अब du बाई डी वाई जीरो है तो टाउ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में भी पास्कल्स लॉ क्या है, वैलिड है। पास्कल्स लॉ जो है वो वैलिड है, ठीक है। अब केस 4 ले लेते हैं, किसी अलग कलर से ले लेते हैं, राइट। तो अब केस 4 ले लेते हैं। तो केस 4 जब आप लोगे तो यहाँ पे हम लोग रियल फ्लूइड ले रहे हैं, राइट। रियल फ्लूइड एट मोशन। इस केस में आप देखिएगा, इस केस में क्या होगा कि म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड du बाई डी वाई इज ऑल्सो नॉट जीरो, राइट। du बाय डी वाई का वैल्यू भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि टाउ का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। टाउ का वैल्यू जीरो नहीं है, तो अब पास्कल्स लॉ इज नॉट वैलिड। पास्कल्स लॉ इज नॉट वैलिड। कई बार ऐसा वाइवा में या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी होता है कि पास्कल्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट मोशन, आइडियल फ्लूइड एट मोशन, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे टिक कर देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो ही वैलिड, नहीं, अगर फ्लूइड मोशन में, आइडियल फ्लूइड मोशन में है तो भी ये वैलिड होता है। बाकी रेस्ट में तो है ही, हाँ, रियल फ्लूइड अगर मोशन में है तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, राइट। तो अच्छा, ये पॉइंट भी मैंने बता दिया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया कि टू मेजर द गेज प्रेशर, अगर आपको गेज प्रेशर मेजर करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको रेफरेंस होता है, और PATM का वैल्यू यहाँ पे हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं। PATM का वैल्यू क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन में आता है जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, राइट। तो ये सब एग्जांपल है पास्कल्स लॉ के। कैसे, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल लॉ इट इज कैलकुलेटेड प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। फ्लूइड प्रेशर इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लूइड प्रेशर कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन, वो तो सभी डायरेक्शन में लग रहा है ना भाई। वो तो आपकी प्लेट पे डिपेंड करता है कि आप प्लेट कैसे रख रहे हो, आप जैसे प्लेट रखोगे उसके नॉर्मल लग जाएगा। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसको आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं बता देता हूँ एक कैसे काम करता है। मान लो हाइड्रोलिक लिफ्ट की ही बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, 2 सिलेंडर होते हैं बेसिकली। एक बहुत पतला सिलेंडर होता है, राइट, डायमीटर का, एक काफी बड़ा डायमीटर का होता है, राइट। और ये दोनों क्या है, कनेक्ट रहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक फ्लूइड के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, ऐसे कुछ पाइप के थ्रू ऐसे कनेक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है मान लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा वेट रखा हुआ है, लेट से कार रखी हुई, राइट राइट। आपने कार, जो कार उठाने वाली मशीनें होती हैं वो भी बेसिकली एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये कार रखी हुई है। अब इस कार को उठाना, जिसका वेट मैं मान लेता हूँ W मान लेता हूँ, ठीक है, और इसका एरिया जो है वो कैपिटल A मान लेता हूँ, कैपिटल A, जो कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस स्मॉल ए, राइट। स्मॉल ए के कंपैरिजन में कैपिटल ए जो है बहुत ज्यादा है, 100 गुना 200 गुना तक ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F। तो ये जब यहाँ पे जो हम फोर्स लगाएंगे तो इससे कितना प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा F/A, राइट, F/A। और यही प्रेशर इस साइड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो इस साइड में सेम प्रेशर इंक्रीमेंट होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। मतलब इसमें इसका एक स्टेटमेंट और आता है पास्कल्स लॉ का, कि अगर कोई फ्लूइड बॉडी कनेक्टेड में है, उसके किसी एक पॉइंट पे आप जितना प्रेशर बढ़ाते हो, थ्रू आउट द फ्लूइड सेम प्रेशर बढ़ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे F प्रेशर लगाया आपने, F फोर्स लगाया, तो आपका प्रेशर कितना बढ़ा, F/A। तो यहाँ पे भी F/A मतलब सेम प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, W/A आ जाएगा। तो ये रिलेशन काम करता है। सर इससे आसानी से कैसे उठ जाता है, राइट, आसानी से हम लोग कैसे उठा पाते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका वेट ऑफ गाड़ी है, गाड़ी का जो वेट है मान लेते हैं, कितना मान लूं मैं, 1000 मान लूं, राइट, 1000 न्यूटन है, राइट। आपकी गाड़ी का जो वेट है 1000 न्यूटन मैंने मान लिया, सिंपली, करेक्ट, 1000 न्यूटन है। और जो एरिया है इसका, एरिया मान लेते हैं 100 टाइम्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और स्मॉल वाला एरिया जो है वो 10 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, या 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये एरिया काफी छोटा है 1 सेंटीमीटर, ये एरिया काफी बड़ा है 1, राइट। तो अब अगर इस गाड़ी को उठाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इस रिलेशन से हम लोग कर सकते हैं F/a दैट इज 1, क्योंकि यूनिट सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू आ जाएगा 10 न्यूटन। तो सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करते जाओगे तो ये ऊपर उठता जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करना पड़ेगा तो यहाँ कम डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, वो अलग बात है। वर्क रिक्वायरमेंट उतना ही होगा, इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक एडवांटेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप बहुत इजीली कम फोर्स लगा के भी भारी सामान को उठाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक। सिमिलरली हाइड्रोलिक ब्रेक भी काम करता है और बाकी हाइड्रोलिक डिवाइसेस भी सिमिलर वे से काम करती हैं। तो ये हमारा पास्कल्स लॉ हो गया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका भी अपग्रेडेड वर्जन समझेंगे, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। So let's meet in next video. Thank you very much.